हेलो बच्चों। नमस्ते भारत। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 हिस्ट्री का नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ते हैं। कहानी इसकी शुरू होती है स्प्रिंग ऑफ 1945 इन जर्मनी। हेलमेट से, जो कि एक 11 साल का बच्चा है, वो अपने माता पिता के साथ रह रहा है। रात में सोया हुआ है। अचानक उसको अपने मम्मी पापा के बात करने की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो बड़े ही सीरियस मैटर पर आपस में बात कर रहे थे। उसके पिता कहते हैं कि क्या मुझे अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए या हमें पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए। अगले दिन ये लोग एक छोटे से ट्रिप पे जाते हैं, वहां पर बड़ी खुशियां करते हैं और एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। तीसरे दिन हेलमेट के पिता ऑफिस जाते हैं और वहां ये खबर आती है कि उसके पिता अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। हेलमेट इस बात से बड़ा ही डर जाता है। वो अपने घर में, कहा जाता है कि 9 साल तक कुछ नहीं खाता है, अर्थात वो बाहर कहीं कहीं से कुछ कुछ खोज के खाता है, क्योंकि उसको ये बात शक है कि उसकी मम्मी उसको पॉइजन दे देगी और वो मर जाएगा। ये सिचुएशन एक्चुअल में हेलमेट या हेलमेट के पिता के साथ ये इस पूरी फैमिली को सुसाइड के कगार पर क्यों ले गया है? क्यों ऐसा हो पाया? जर्मनी में आखिर क्या सिचुएशन थे? एक नॉर्मल सी रहने वाली फैमिली को सुसाइड के कगार पर क्यों जाना पड़ा? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके फ्लैशबैक में जाना होगा। हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1918, जिसमें पूरा विश्व, जिसमें दो ग्रुप बन जाते हैं, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया होता है। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एंड ऑटोमन तुर्की होते हैं। ये किन्हीं छोटे वजहों से आपस में लड़ पड़ते हैं। जर्मनी इस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था और यहाँ का राजा जो है वो अलाइड पावर के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। 4 साल तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन जर्मनी बहुत पावरफुल था और ये कहीं न कहीं अलाइड पावर को हरा पाने में सक्षम भी था। मगर इसी बीच में यूएस, यूनाइटेड स्टेट की एंट्री होती है और जर्मनी की हार हो जाती है। इसके बाद चूंकि वहां का राजा हार जाने के बाद एब्डिकेट कर जाता है, मीन्स वहां से भाग जाता है, तो कोई भी देश बिना सरकार के चला पाना संभव नहीं है। इसलिए वहां की जनता वेमर में, जर्मनी के अंदर एक जगह है, वहां पर नेशनल असेंबली का गठन करती है, जिसका मकसद था फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देना एंड डेमोक्रेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। और जर्मन पीपल वहां पार्लियामेंट के लिए मेंबर्स का चुनाव करती है, जिसमें स्त्री और पुरुषों को बराबर अधिकार दिया जाता है। बराबर तौर पे वोट दे करके ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेटिकल सेटअप कर देते हैं। तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी तो अच्छी बात है, मगर ऐसी बात नहीं थी। एक्चुअल में वेमर रिपब्लिक को जर्मनी की जनता ने ही सिलेक्ट किया था, मगर वेमर रिपब्लिक जो है वो, इसको लोग धीरे धीरे इससे नाखुश होते चले गए और वेमर रिपब्लिक ने अपना विश्वास खो दिया। आइए जानते हैं क्यों। एक्चुअल में जब वेमर रिपब्लिक बना तो जो अलाइड कंट्री थी, उन लोगों ने जर्मनी को अपने युद्ध में खर्च हुए पैसों के लिए जिम्मेदार माना और इसको गिल्ट के तौर पे 6 बिलियन यूरो करेंसी देने की बात इससे मनवाई। यानी कि एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग वर्साइली ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जिसमें 6 बिलियन यूरो करेंसी जर्मनी को अलाइड कंट्रीज को पे करना था। फिर इसके बाद कुछ और भी इसमें समझौते पे जर्मन के वेमर रिपब्लिक के जो नेशनल मेंबर्स थे उनसे सिग्नेचर कराए गए, जिसमें कि जर्मनी ने अपना 13% टेरिटरी खो दिया, 75% आयरन के ऊपर अलाइड कंट्री का अधिकार हो गया,
26% कोयला जो इसका था, माइनिंग हो रहा था, उसके ऊपर भी अलाइड कंट्री का अधिकार हो गया। और फिर एक सबसे जबरदस्त बात ये थी कि इन लोगों ने जर्मनी को डीमिलिटराइजेशन कर दिया, मींस आगे ये अपनी सेना का गठन नहीं कर सकता था, क्योंकि अलाइड को हमेशा ये डर लगा रहता था कि वो कभी भी सेना का गठन करके हमारे खिलाफ फिर दोबारा लड़ाई छेड़ सकता है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक तरीके से जर्मनी के लिए अभिशाप थी, एक क्रश थी, जिसके अंतर्गत लोगों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा था। और यहाँ के लोग यही मान रहे थे, इनका शक होने लगा था वेमर रिपब्लिक के खिलाफ कि आखिर इन लोगों ने इस समझौते को क्यों माना। इसके बाद वेमर रिपब्लिक में कुछ लोग, वो जो कि जिन लोगों ने वर्साइल ट्रीटी में 1918 नवंबर को सिग्नेचर किया था, उन लोगों को जर्मनी की जनता नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जानती थी, क्योंकि इनका मानना था कि इन्हीं की वजह से ये सारे बर्डन जर्मनी को झेलना पड़ रहा है। इसके बाद इन सब का नतीजा जर्मनी में ये होता है कि जब ये इतने सारे खर्च वहन वो बोझ को उठा रहा था, तो जर्मनी की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को रोज की जरूरतों की चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है। रात रात भर लोगों को ब्रेड के लिए लाइन लगाना पड़ता है। लोग थोड़े से सामान खरीदने के लिए बंडल ऑफ रुपीज लेकर के जाते हैं। इसके पीछे मेन वजह यह था कि जर्मनी ने युद्ध के दौरान जो अलग अलग देशों से वार लोन लिया था, उस लोन को इसको पे करना पड़ता है। नहीं दे पाने की स्थिति में इसका गोल्ड स्टॉक खत्म हो जाता है। और उसके बाद भी एक और भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जर्मनी के सामने तब आता है जब फ्रांस जर्मनी के सबसे बड़े रिसोर्स इलाके रूर पर कब्जा कर लेता है। तब तो जर्मनी बिल्कुल ही तबाह हो जाती है। जर्मनी के हर व्यक्ति को ये डर रहता है कि हम कहीं रोड पर ना आ जाएं। वेमर रिपब्लिक इसका सबसे साधारण सलूशन ये खोजती है कि वो अंधाधुंध करेंसी छाप देती है, जिसका नतीजा होता है कि लोगों को झोले में सामान मिलता था और बोरियों में भर करके नोट ले जाने पड़ते थे। समस्या बहुत गंभीर थी और जर्मनी लगभग खत्म होने के कगार पर था। तो देखिए स्थिति, जो कल यूएस जर्मनी का दुश्मन था, यानी उसी की वजह से जर्मनी की हार हुई थी, तो अमेरिका इसमें आता है जर्मनी की मदद करने के लिए, क्योंकि इसका काम ही है पहले आग लगाओ फिर बुझाओ। उसके बाद ये आया और आकर के यूएस ने जर्मनी की छोटे छोटे लोन देकर मदद करनी शुरू की, जिसके चलते होता क्या है कि जर्मनी में थोड़ा सा सुधार आता है, स्थिति इसकी संभलने लगती है। लेकिन नहीं कहा जाता है कहावत की, जैसे ही सर छिलाए तब तक ओले पड़ गए। स्थिति ये हुई कि यूएस में इसके वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, जिसके चलते यूएस में भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। तो जब वो खुद समस्या में है तो दूसरे की मदद क्या करेगा, जिसके वजह से इसके वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होने की वजह से इसका इनकम यूएस का आधा हो जाता है, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, इसका एक्सपोर्ट जो था वो खत्म हो जाता है। तो यूएस अपनी मदद करे कि जर्मनी की करे, तो इसने यूएस ने जर्मनी का मदद करना बंद कर दिया। अब तो जर्मनी की स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे ऐसे देश थे जो पहले दूसरों को लोन दिया करते थे, अब वो खुद अपने रोड पर आने के कगार में थे, दूसरों से लोन मांगते फिर रहे थे। और जर्मनी की स्थिति तो उससे भी कहीं बुरी हो गई थी। यूएस के इकोनॉमिकल हेल्प बंद कर देने के बाद यहाँ पर और भी बड़ा असर पड़ा, जिससे जर्मनी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 40% तक रिड्यूस हो गए। 6 मिलियन इसके लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, किसी के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई। इसके बाद बिजनेस फेल हो गए, जो फार्मर के फसलें थी उनकी कीमतें कम लगाई जाने लगी। माताएं अपने बच्चों को 2 जून का सही ढंग से भोजन नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते जिस सरकार के अंतर्गत रहते हुए वहां की जनता को इतनी सारी समस्याएं हो रही हो, तो स्वाभाविक है कि वहां की जनता का अपने उस सरकार के प्रति विश्वास
खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से जर्मनी की जनता का वेमर रिपब्लिक से विश्वास खत्म हो गया। जबकि डेमोक्रेसी को पूरे वर्ल्ड में बेहतर माना गया है, मगर यहाँ की डेमोक्रेसी अच्छी नहीं रही और अच्छे वर्क नहीं कर पाए, इसलिए लोगों का वेमर रिपब्लिक से विश्वास उठ गया। अब आगे देखिए, यही वो समय है जब हिटलर का राइज होता है। हिटलर जर्मनी में इसका पॉलिटिक्स में एंट्री होता है। हालांकि हिटलर 1889 में जन्म ले चुका था। इसका बर्थ प्लेस ऑस्ट्रिया था और ये फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत ही गरीब परिवार से आता था। जबकि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था और ये अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहता था, इसलिए इसने जर्मनी आर्मी को ज्वाइन किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये सेंट्रल पावर की तरफ से अलाइड के अगेंस्ट में लड़ा भी। लेकिन इसको बहुत बड़ा दुख हुआ जब जर्मनी यूएस के इंटरफेरेंस से हार गया। उसको इससे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ तब जब यहाँ के वेमर रिपब्लिक ने एलाइड के पक्ष में जाकर के वर्साइल ट्रीटी पे साइन किया, जिसके चलते इसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा था और इस चीज ने इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर भी डाला था। हिटलर एक बहुत अच्छा पेट्रियोटिक भी था। वो भले ही दूसरों के लिए खराब था, लेकिन जर्मनी के लिए एक बहुत ही अच्छा देशभक्त था। इसलिए वो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना भी चाहता था। आर्मी में रहने के दौरान उसको बहुत सारे मेडल्स भी प्राप्त हुए थे उसके अच्छे कामों के लिए। और फिर 1918 में जब जर्मनी की हार हो गई तो इसने आर्मी से रिजाइन करने के बाद अब आम जनता में अपने व्यूज और वेमर रिपब्लिक का जो गलत स्टेप था इसके बारे में लोगों में प्रचार करता था, जिससे इसकी बातों से लोग सहमत थे और लोग भी वेमर रिपब्लिक से परेशान थे। इसलिए धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और ये इसकी पॉपुलैरिटी जर्मनी के एक पॉलिटिकल पार्टी जर्मन वर्कर पार्टी तक पहुंचती है, जो हिटलर को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है और हिटलर जा करके इस पार्टी को ज्वाइन भी करता है। कुछ दिन काम करने के बाद इसके काम करने के तरीके, इसके बात करने के तरीके और प्लस सबसे बड़ी बात ये थी कि हिटलर एक बहुत अच्छा ओरेटर था, बहुत अच्छा वक्ता था, जो अपनी बातों को कुछ इस हिसाब से लोगों के बीच रखता था कि लोग इसकी बातों से आकर्षित हो जाते थे और इसके चलते इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। यही देखते हुए जर्मन वर्कर पार्टी ने कुछ ही दिनों के बाद इसको पार्टी का हेड बना दिया और जैसे ही हिटलर इसका हेड बना, उसने इस पार्टी का नाम बदल करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जो बाद में जाकर के नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। और इस प्रकार जर्मन पॉलिटिक्स में 1919 में हिटलर का एंट्री हो जाता है। अब ये काफी दिनों तक 1919 में चूंकि एंट्री होता है तो 1928 में वहां के जनरल इलेक्शन होते हैं जर्मन पार्लियामेंट में, तो करीब 9 साल तक ये लोगों के बीच में अपने प्रचार प्रसार में लगा रहता है और 1928 में जर्मन पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शन में नाजी पार्टी कॉन्टेस्ट करती है, मगर दुर्भाग्य की बात यह रहती है कि इसमें इसको अच्छे वोट नहीं मिलते हैं। ओनली 2.6% वोट मिलती है, बहुत बुरी तरह से इसकी हार होती है। लेकिन हिटलर हार नहीं मानता है। उसके बाद ये डोर टू डोर जाता है, लोगों से मिलता है और अपने व्यूज लोगों को बताता है, जिसमें ये लोगों से प्रॉमिस करता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम एक स्ट्रांग नेशन का निर्माण करेंगे, हम वर्साइल ट्रीटी को रिमूव कर देंगे, हम जर्मनी के लोगों को अपनी खोई हुई डिग्निटी दिलाएंगे, हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेकर के आएंगे और सबसे बड़ी बात, जो जर्मनी में फॉरेन इंटरफेरेंस है उसको हम समाप्त कर देंगे। जनता को इन्हीं सारी चीजों की जरूरत भी थी और उसके हिसाब से जनता इसके साथ आने लगी थी, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी और अब जर्मनी में हिटलर को काफी सारे लोग जानने लगे थे। इसलिए 1932 के फिर जनरल इलेक्शन में जब हिटलर की नाजी पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो इसको बहुत बड़ी मेजोरिटी मिलती है, 37% वोट के साथ ये इलेक्शन जीत जाता है। इसके बाद इसके वर्क और इसके तौर तरीके को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने 1933 में इसको
जर्मनी का चांसलर बना दिया और इस प्रकार से हिटलर के पावर की शुरुआत हो गई। अब हिटलर तो जानता था कि जर्मनी यदि किसी किसी के चलते सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो वो है वेमर रिपब्लिक। पहले इस डेमोक्रेटिकल सेटअप को किसी भी तरीके से हटाया जाए, इसलिए इसके दिमाग में ये बातें चली रही थी। तब तक आग में घी डालने का काम होता है। 27 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में अपने आप आग लग जाती है, या किसी की वजह से लगती है मगर आग लगती है, और ये इसके लिए एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, ट्विस्ट इन द जर्मन पॉलिटिक्स, जिसमें कि इसने 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिक्री, जिसको हम लोग मेमोरेंडम कहेंगे, राष्ट्रपति की सहमति से ये एक मेमोरेंडम लेकर के आता है, जिसमें स्पेशल आदेश भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसने जितने भी सिविल राइट थे सबको सस्पेंड कर दिया। पूछेंगे सिविल राइट क्या है, तो सिविल राइट जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, दूसरा नंबर प्रेस इंडिपेंडेंस, और तीसरा नंबर जो वेमर रिपब्लिक था उसकी असेंबली को भंग कर दिया, उसको हटा दिया। और ठीक 3 मार्च 1933 को पिछली जितनी भी सरकारें थी उन सारी सरकारों का जो भी पिछली सरकार वेमर रिपब्लिक थी, उस सरकार के जो जो आदेश थे उन सारे आदेशों को इसने इनेबल कर दिया। कोई भी कानून उसका नहीं लगेगा, और इसने एक तरीके से डेमोक्रेसी को हटा करके डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें जर्मनी में जितनी भी पार्टियां थी उन सारे पार्टियों के ऊपर बैन लगा दिया, और जर्मनी एक सिंगल पार्टी कंट्री होकर के रह गया। फिर इसने एम्ब्लेम्स चेंज किए, स्वास्तिक का जो चिन्ह है जो हमारे हिंदुस्तान में यूज किया जाता है उस तरीके के चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। इसने सैल्यूट का तरीका बदला, जैसा कि आप बीच के फिगर में देख रहे होंगे, इनके सैल्यूट करने का तरीका आगे हाथ करके होता था। जो वर्दी स्टाइल यानी कि यूनिफॉर्म थे उसको इसने चेंज कर दिया, ताकि ये अपना इम्प्रेशन जमा सके, और ये बहुत ही एक नियमबद्ध और डिसिप्लिन खुद भी पर्सन था, इसलिए इसका मिलिट्री में यहाँ के लोगों में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता चला जा रहा था। एक तरीके से हिटलर जो है उसने जर्मनी की पॉलिटिक्स में सबसे ऊंचा सुपर पावर प्राप्त कर लिया था। जो इसने अब प्रॉमिस किया था जर्मनी की जनता से, बारी उसकी थी कि अब उसको पूरा किया जाए। इसलिए हिटलर जो है जर्मनी की एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जेल्मा सेचेट, उनको ये इनवाइट करता है और उनको बोलता है कि जो कुछ भी करना है करो और जर्मनी की इकोनॉमी को सुधारो। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। हमारे भारत के इकोनॉमिस्ट जानकार जो आज भी हम लोग के बीच में है, मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव ने इनवाइट किया था। भारत भी उस समय बिल्कुल तबाही के कगार पर था, और पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कुछ भी करो लेकिन लेकिन भारत की स्थिति को सुधारो। भारत के पास मात्र 15 दिन के रुपए बच गए थे। तब आज तक हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन वेल है, और दुनिया में हम यदि अपना पोजीशन बना पाए हैं तो वो मनमोहन सिंह के कारण है, जो कि बाद में हमारे 10 साल तक पीएम के तौर पर भी रहे। भारत हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। उसी प्रकार से जब जेल्मा सेचिट आता है तो वो हिटलर को ये बोलता है कि इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहले फुल प्रोडक्शन और दूसरा नंबर फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि जरूरत थी जर्मनी की। तब वहां की सरकार जेल्मा सेचिट के निर्णय के अनुसार, उसके राय के अनुसार पैसे खर्च करती है, और जर्मनी में सुपर हाईवेज के निर्माण किए जाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ अभी 4 लेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। तो माना जाता है कि जहाँ पे हाईवेज का नेटवर्क बेटर होगा वहां पर की इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप कर जाती है, क्योंकि बिजनेस पॉलिसीज जो है डेवलप करती हैं। वो पहला वजह था। दूसरा नंबर, विश्व की सबसे प्रसिद्ध कार वॉक्सवैगन यहाँ पे बनाई गई, जो कि वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड रहा, और इसने जर्मनी की इकोनॉमी को बिल्कुल ही संभाल दिया। इसके बाद जर्मनी की यानी हिटलर की, अब तो हिटलर कहेंगे ना क्योंकि यहाँ सब कुछ तो हिटलर ही था,
तो जर्मनी की या हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? तो सबसे पहला काम 1938 में इसने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को विड्रॉ कर दिया। आज के डेट में यही लीग ऑफ नेशन, जो यूएन के यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में लीग ऑफ नेशन का वर्क ही था कि दो देश आपस में नहीं लड़े, लेकिन इसने तो देखा था कि ना तो तुम हमको लड़ने से बचा पाए, ना हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार से बचा पाए, इसलिए तुम्हारे साथ रह के क्या करेंगे। उसने सबसे पहले अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग कर दिया। उसके बाद इसका एक सबसे बड़ा टेरिटोरियल सेक्टर था जो कि अलाइड कंट्री के हाथ में था। 1936 में उसको कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना अधिकार फिर से जमा लिया। इसके बाद 1938 में जिस जगह में हिटलर का जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया, उसको जर्मनी के साथ मिला दिया एक स्लोगन के साथ, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, जो जाकर के बाद में जर्मनी में बहुत फेमस भी हुआ। एंड इसके बाद इसने जर्मन स्पीकर, जर्मन भाषा बोलने वाले सडेटलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का एक जगह था, इसको अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे अब इसके दिमाग में खुराफात आने लगा था। यहां तक हिटलर सही था, लेकिन अचानक इसके दिमाग में जो युद्ध की पॉलिसी समाने लगी, दूसरों को अपने अधिकार में कर लो, जीत लो, यहीं से हिटलर जो है गलत सिचुएशन में चला गया और उसका नतीजा बहुत सारे नरसंहार और बहुत सारा नुकसान, और फिर से वर्ल्ड जो है एक सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ चला गया। हालांकि जेल्मा सचेट ये बात जानते थे, इसलिए जेल्मा सचेट ने, जो कि एक बहुत बड़े एडवाइजर भी थे, उन्होंने जाकर के हिटलर को ये बात कही भी थी कि जो तुम वार पॉलिसी में पैसे खर्च कर रहे हो, इस पैसे को यदि तुम अपने देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में खर्च करो तो उससे कहीं तुमको ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन हिटलर को तो केवल पसंद था युद्ध, 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 लड़ाई इसको चाहिए थी, ये केवल वार चाहता था। इसने जेल्मा सचेट को ये जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने यहाँ डेवलपमेंट की बात क्यों सोचूं, यदि मैं युद्ध करके किसी डेवलप कंट्री को ही जीत लेता हूं तो वो डेवलपमेंट तो मेरा ही होगा। खैर, इस बात से नाखुश होकर के एक शिक्षित व्यक्ति यदि होगा तो सही बात है, इस तरीके की चीजों से अपने आप को किनारा कर लेगा। जेल्मा सचेट ने हिटलर का साथ नहीं दिया और वो वहां से चले गए। लेकिन हिटलर मानने वाला कहाँ था? कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बात वही हुई थी। इतने बड़े सुपर पावर के होने के बाद अब तो इसके दिमाग में खुराफात जो था, वो अपने आप को सबसे बड़ा मान बैठा था और दिमाग में ये लेकर के चल रहा था कि पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो नहीं मानता है और 1 सितंबर 1939 को इसने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक ही नहीं किया, उसका कब्जा भी कर लिया। फिर यही चीज जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बना, क्योंकि अलाइड कंट्रियों को यह बात पसंद नहीं आई, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगले वीडियो का इंतजार भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।